घबराते हुए अपनी आंखें कस के बंद करे खुद में ही बड़बड़ा रही थी, आखिर अब मैं क्या करूं, जो नहीं करना था वही कर बैठी मैं दोबारा से। अब तो अविनाश के गुस्से से बचाना नामुमकिन है। जाह्नवी को अपने लिए सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो इस समय पूरी तरह से अविनाश के कंट्रोल में थी और उसे बेहद गुस्सा दिला चुकी थी। वही अविनाश की गुस्से से माथे की नसें फूलने लगी थी और उसका इमोशनलेस चेहरा काफी ज्यादा सीरियस और डोमिनेटिंग लग रहा था और उसकी जानलेवा नजरें बेहद सुर्ख लाल हो चुकी थी और गुस्सा तो उसके चेहरे पर साफ नजर, जिसकी वजह से अविनाश इस समय बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, जैसे कोई नर्क का राजा साक्षात धरती पर उतर आया हो। अगर उसे इस तरह कोई भी गुस्से में देख लेता तो वो तो बेचारा डर कर ही मर जाता। अविनाश गुस्से से जाह्नवी की कलाई अपने हाथ में पकड़ मरोड़ते हुए एकदम से सोफे पर धक्का दे देता है, जिससे जाह्नवी, जो पहले से ही ज्यादा घबराई हुई अपनी आंखें बंद कर डर से कांप रही थी, वह एकदम से खुद को संभाल नहीं पाती और अचानक से मुंह के बाल सोफे पर जा गिरती है, जिससे उसके घुटने में भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। लेकिन अविनाश इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए शायद उसे जाह्नवी का दर्द भी नजर नहीं आ रहा था। वो गुस्से से अपने सुर्ख लाल आंखों से जाह्नवी को घूरते हुए कहता है, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब मेरा गुस्सा भी देखोगी। यह बोलते हुए अविनाश जाह्नवी की ओर झुकता है, जिससे जाह्नवी को अपनी पिछली जिंदगी की वो पुरानी कड़वी यादें याद आने लगती है, जिससे उसका डर उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और उसे अविनाश के चेहरे में ग्रंथ का चेहरा नजर आने लगता है, जिसे वो अपनी और बढ़ता देख जाह्नवी की सांस मानो एक पल के लिए थम सी जाती है और उसकी सांसें अटक गई थी। वह लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों के सामने ग्रंथ के चेहरे को देख एकदम से चेक पड़ती है और अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे करते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और जाह्नवी की सांस और भी ज्यादा गहरी होने लगती है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। जाह्नवी की ऐसी हालत देख अविनाश एकदम से अपने सेंस में आता है और उसका गुस्सा एक पल के लिए उसके अंदर ही दबकर रह जाता है और वो उसे इतना घबराया हुआ देख एक पल के लिए जम सा जाता है। वही जाह्नवी भी घबराहट से सोफे पर कोने में बिल्कुल सुकूट कर बैठ जाती है, अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख। जाह्नवी की ऐसी हालत देख अविनाश के दिल में जैसे एक दर्द भरी टीस उठती है और वो एकदम से पीछे हो जाती है। वही जाह्नवी रोते रोते ही अपना सर भारी भारी सा महसूस करने लगती है और अविनाश को अपने बिल्कुल भी पास नहीं आने दे रही थी। वही अविनाश उसकी ऐसी हालत देख उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाह्नवी तो अपने 1 इंच भी उसे करीब नहीं आने दे रही थी। वह रोते हुए बस अविनाश को खुद से दूर धक्का दे रही थी, जिससे अविनाश को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अभी जाह्नवी को इतना घबराया और डरा देख अपने गुस्से को दरकिनार कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जाह्नवी तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो अविनाश में सिर्फ ग्रंथ का ही चेहरा नजर आ रहा था, जिससे उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ रही थी और उसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल याद आ रहे थे कि कैसे उसने उसे बेरहमी से मार दिया था। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उसके लिए किसी बहुत बुरे सपने से कम नहीं थी, जो उसे अभी अपनी आंखों के सामने एक बार फिर से सच होता हुआ नजर आ रहा था कि तभी उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी, लेकिन चेहरे पर घबराहट और डर की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो रोते रोते ही चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। ये बोलते बोलते ही जाह्नवी एकदम से बेहोश हो जाती है और एकदम से किसी बेजान गुड़िया की तरह सोफे से गिरने लगती है कि तभी अविनाश एकदम से जाह्नवी को अपनी मजबूत बाहों में संभाल लेता है और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है, जो आंसुओं से भीगे हुए थे और आंखों का काजल उसके प्यार से मासूम चेहरे पर लकीरें छोड़ गया था और काफी ज्यादा रोने की वजह से जाह्नवी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। अविनाश जाह्नवी के फोरहेड पर किस करते हुए उसके चेहरे को देखा है और फिर अपनी धीमी आवाज में कहता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें ज्यादा ही डरा दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और फिर जाह्नवी को अपने गले से लगाते हुए एक ठंडी सांस छोड़ अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की टीम को घर पर भेजने के लिए कहता है और फिर जाह्नवी को देख उसे अपनी गोद में उठाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। वही नाइट क्लब के बाहर अर्नब अविनाश की बात सुन एक लंबी सांस लेते हुए अपने सर को दबाते हुए खुद से ही कहता है, ये बॉस भी ना कभी सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही अपने गुस्से पर काबू रखने वाले, अब पता नहीं कौन सा बवाल हो गया है। और फिर वो एक नज़र रूबी की तरफ देखा है, जो अभी भी डर से कांप रही थी, तो अर्नब अपना कोट निकाल रूबी
को पहना देता है, जिससे रूबी एकदम से घबराकर अर्नव को देखने लगती है क्योंकि वह उसके लिए अनजान था और अभी जो कुछ देर पहले उसके और जानवी के साथ हुआ था उसे समय से रूबी अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वह उन लड़कों के हाथों पकड़ी जाती तो उसका ना जाने क्या होता और उसकी वजह से जानवी भी मजा फंस जाती। लेकिन उसे अभी जानवी के लिए घबराहट हो रही थी क्योंकि जानवी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वह जानवी की बात मानकर भले ही बाहर आ गई थी लेकिन उसे अभी भी उसकी ही चिंता हो रही थी कि तभी अर्नब अपने फ़ोन में कुछ करते हुए जल्दी से अपने पेट की पॉकेट में रख रूबी की तरफ देखते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ मुझे एड्रेस, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो रूबी घबराहट से कहती है, वो मेरी फ्रेंड। तो अर्नव क्लब की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, एड्रेस बताओ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो रूबी भी एकदम से घबराते हुए अपने घर का एड्रेस बता देती है और फिर कुछ देर बाद अर्नव भी रूबी को उसके घर छोड़ देता है और फिर अविनाश के पास आ जाता है जो वापस जानवी को लेकर अपने साथ आ चुका था। वही डॉक्टर भी आ चुके थे और वह सब जानवी का चेकअप कर रहे थे। अविनाश किसी राजा की तरह सोफे पर पैर चढ़ाए बिना किसी भाव के जानवी की तरफ ही देख रहा था जो अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी पिला था और उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसकी खूबसूरती में रति भर का भी फर्क नहीं आया था। जानवी ब्लैंकेट से पूरी तरह से कर थी, बस उसका चेहरा ही ब्लैंकेट से बाहर नजर आ रहा था। डॉक्टर जहानवी का चेकअप करने के बाद घबराते हुए अविनाश के पास आ जाते हैं क्योंकि उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर उन सभी डॉक्टर को डर लग रहा था। साथ ही अविनाश का हो रही इतना ज्यादा ठंडा था कि किसी को भी उसकी प्रेजेंट से डर लगे। डॉक्टर अपने माथे से ठंडे पसीने को पहुंचते हुए खुद को शांत कर अपने सामने साक्षात कल को देख रही थी, मानो जैसे जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और चेहरे पर ना कोई मोशन और ना कोई एक्सप्रेशन। डॉक्टर अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस घबराहट और बीपी लो होने की वजह से वह बेहोश हो गई है। हमने मेडिसिन दे दिया है, वह सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुन अब जाकर अविनाश के दिल को थोड़ा सुकून मिला था लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो बिना किसी भाव के डॉक्टर की तरफ अपनी एक ठंडी नजर डालते हुए कहता है, ठीक है आप लोग जा सकते हैं। अविनाश की यह बात सुन डॉक्टर की जान में जैसे जान आई और फिर अर्नव जो वही अविनाश के पीछे था वह डॉक्टर को अपने साथ बाहर ले आता है। वहीं अब कमरे में जानवी और अविनाश के सिवा कोई भी नहीं था और कमरे का माहौल बिल्कुल शांत और ठंडा था, मानो जैसे कमरे में बर्फ पड़ रही हो। जानवी अभी भी बेजान सी गुड़िया की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। अविनाश बिना किसी भाव के सोफे से खड़ा होकर लंबे कदमों के साथ जानवी के पास आ जाता है और फिर उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में रख महसूस करने लगता है जो कि उसके हाथ से बहुत छोटा था और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। CH22 जानवी पहुंची अविनाश की कंपनी रात के 2 बजे। जानवी की नींद एकदम से खुल जाती है और वह घबराकर उठकर एकदम से बैठ जाती है। उसके माथे से पसीना आ रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी जिसे साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत बुरा सपना देखा है। वो लंबी लंबी गहरी सांस ले रही थी जैसे किसी भी पल उसकी सांस उखड़ जाएगी। वही अविनाश जो जानवी का हाथ थामे उसके साइड में ही बेड से टेक लगाकर सो रहा था वही अचानक से हलचल से एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है तो उसे जानवी घबराई हुई नजर आती है। तो अविनाश जानवी के सर को आराम से सहलाते हुए थोड़ी फिक्र के साथ कहता है, जान तुम ठीक तो हो ना। वही जानवी जो अभी लंबी लंबी सांस से ले रही थी वह एकदम से जानी पहचानी आवाज सुन अपना सर घूम कर देखती है तो अविनाश को अपने सामने देख एकदम से उसके कस के गले लग जाती है और अपना सर अविनाश के सीने में छुपाते हुए अपनी पकड़ उस पर कस देती है जैसे दुनिया की सबसे महफूज जगह पर वह आ चुकी हो। वही अविनाश भी जानवी को इस तरह घबराया हुआ देख समझ जाता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और फिर वह भी आराम से जानवी की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करता है। वही जानवी कुछ देर बाद शांत हो जाती है। अविनाश जानवी के बालों में अपने उंगलियों को उठाते हुए उसे अपनी बाहों में समेट कर बैठ जाता है। वही जानवी भी अविनाश की बाहों में ऐसे लिपट रखी थी जैसे कोई बच्चा अपने सबसे पसंदीदा टॉय से। अगली सुबह अविनाश जानवी को अपनी बाहों में लेते हुए उसे वॉशरूम में ले आता है और कोई देर बाद वह दोनों ही एक साथ वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। वही जानवी के दोनों गाल टमाटर की राह लाल थे। अविनाश काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। वह जानवी को अपनी बाहों में लाकर शिशु के सामने बिठाकर उसके बालों को टॉवल से सूखने लगता है। वही जानवी ब्लश कर रही थी क्योंकि अभी वॉशरूम में जो कुछ देर पहले हुआ था वह याद आते ही जानवी के दोनों गाल बुरी तरह से लाल पड़ चुके थे और उसकी गर्दन के नीचे भी लव बर्ड्स के निशान साफ नजर आ रहे थे जो थोड़े से लाल और नीले पड़े थे जैसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वॉशरूम में कुछ तो धमाल किया था। अविनाश ने वही जानवी काफी ज्यादा रिलैक्स थी और कल की सारी बातें याद करके बस यही मन ही मन सोच रही थी कि अविनाश इतना शांत क्यों है और उसका इतना शांत और अच्छा बिहेवियर देख जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो ये गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और आज वह अविनाश का एक अलग ही रूप देख रही थी। वही अविनाश भी जानवी को आज काफी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था और उसे बहुत ही अच्छे से ट्वीट कर रहा था जिससे अविनाश को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि कल उन दोनों में कोई लड़ाई भी हुई थी या फिर अविनाश उससे गुस्सा था।
बल्कि वो तो उसकी हर रोज से कुछ ज्यादा ही आज करे कर रहा था। नाश्ते की टाइम टेबल पर भी अविनाश जानवी को अपने हाथों से खाना खिला है, जिसे जानवी उसे बार बार यही कह रही थी कि मैं खा सकती हूँ, लेकिन अविनाश उसकी एक नहीं सुन रहा था और उसे कॉलेज जॉब करने के बाद कंपनी के लिए निकल जाता है। जानवी को आज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था जिस तरह से अविनाश उसकी केयर कर रहा था। अब वो मुस्कुराते हुए अपने कॉलेज की तरफ देखती है और फिर गुनगुनाते हुए अंदर की ओर बढ़ जाती है। वही हमेशा की तरह कॉलेज में आज भी शोरगुल मचा हुआ था। प्रोफेसर अभी तक क्लास लेने नहीं आए थे, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी बातों में बिजी थे कि तभी जानवी को कल रात की थोड़ी चीज याद आने लगती है और उसकी नजरें घूम फिर कर रूबी को ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक कोने वाली सीट में सुकून कर बैठी रूबी नजर आ जाती है और वह जल्दी से रूबी के पास आ जाती है। वही रूबी के चेहरे पर अभी भी घबराहट नजर आ रही थी, उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बिल्कुल कोने में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी ज्यादा डरी हुई है। जानवी जल्दी से रूबी के पास आकर उसे गले से लगा लेती है और वही रूबी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर जानवी को देख एकदम से कसके उसे गले लगाते हुए, सॉरी जानवी, मुझे माफ कर दे, मैं कल तुझे छोड़कर चली गई थी। तो जानवी रूबी को शांत करते हुए कहती है, यार तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है, मैं ठीक हूं और तू मेरी चिंता मत कर, देखना मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं तेरे सामने। और फिर रूबी से अलग होते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब जल्दी से स्माइल कर दे मेरी रूबी पेड़ा, नहीं तो सच में यार तेरा ये रुखा रुखा चेहरा देखकर अच्छे खासे मूड की बैंड बज जाएगी। तो रूबी जानवी को खुश देखकर खुद को रिलैक्स कर कहती है, तू सच में ठीक है ना जानू, मुझे तो लगा कि वो रूबी इतना बोलते बोलते ही एकदम से चुप हो जाती है। तो जानवी रूबी के गालों को खींचते हुए कहती है, सच में यार तू कितनी ज्यादा भोली है, पहले तो तू हमेशा ही बंदूक की गोली बनाकर रहती थी, आखिर तुझे हो गया है, तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है, आज जो बीत गया वो बीत गया, अब उसे चीजों को लेकर खींचने से कुछ नहीं होने वाला। तो अब रूबी भी जानवी की बातें सुन रहती है। तू सही कह रही है, लेकिन यार मुझे वो कल की बातें जब भी याद आती है तो मेरी अंदर तक आत्म कब जाती है। अगर कल तो सही समय पर मेरे पास नहीं आई होती तो मेरा क्या होता, मैं तो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो जान भी उसे गले से लगाते हुए कहती है, रिलैक्स यार, भूल जा कि तेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन भी आया था कि तभी क्लास में प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में क्लास का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जान भी रूबी को अपने साथ कॉलेज के कैंटीन में ले आती है और अब तक रूबी भी नॉर्मल हो चुकी थी। कुछ देर बाद कैंटीन में और भी कई सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। कबीर भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और जानवी और रूबी को देख उनके बगल वाली चेयर को खींचकर एकदम से उल्टा बैठते हुए कहता है, क्या हुआ तुम दोनों सखी सहेलियां का, तुम दोनों आज कुछ ज्यादा ही भारत मिलाप कर रही हो क्या, राम जी वनवास को जा रहे हैं। कबीर की ऐसी बचकानी बातें सुन जानवी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्या कबीर, जब देखो तब तुम मजाक ही करते रहते हो, कभी तो सीरियस हो जाओ यार। तो कबीर हंसते हुए कहता है, यार यही तो हमारे हाथ में खाने के दिन है और तुम इसमें भी सीरियस होने की बात कर रही हो, सच में तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। तो जान भी मुंह बना लेती है और कहती है, मुझसे ज्यादा बड़े तो तुम बोरिंग हो, पढ़ाई बड़ाई करनी नहीं, बस फालतू की बकवास करवा लो। तो नीरज भी हंसते हुए कहता है, अब तुम दोनों किस बात पर प्रवचन बांट रहे हो, अरे छोड़ो भी ना बातें, चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, वैसे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, वैसे भी प्रोफेसर ने तो आज कान की दही कर दी, कितना पकाते हैं यार। कुछ देर में उन लोगों का ऑर्डर भी आ जाता है और कहाँ पर कर फिर से क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। जानवी कॉलेज खत्म होने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घूमती है और अपनी गर्दन को दबाते हुए कहती है, आज तो सच में कुछ ज्यादा ही थक गई मैं, सच में आज की क्लास टू ब्रिंग थी और अब तो भूख भी लग गई है और घर पर जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये बोलते हुए जानवी बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना लेती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय मेरी भूख मिटाने का नाम नहीं ले रही। और फिर वह घूमते फिरते जल्दी से कैंटीन से अपने लिए 3 बर्गर ले लेती है। कुछ देर में जानवी को गाड़ी भी पिकअप करने आ जाती है और फिर जानवी कार में बैठ जाती है और अपने बर्गर को एंजॉय करने लगती है और खुशी से बर्गर को खाते हुए कहती है, सच में असली मजा तो इसमें है, ये कितना ज्यादा टेस्टी है, बिल्कुल जन्नत। और फिर ऐसे ही करके जानवी दूसरा बर्गर भी खा जाती है और तीसरा जैसे ही खाने को होती है कि एकदम से वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है और खुद को बड़ी ही मुश्किल से रोकते हुए कहती है, नहीं जानवी इसको बख्श दे, आखिर तेरे पति परमेश्वर को भी तो पटना है। और फिर वो बर्गर को चूमते हुए कहती है, लगता है तू मेरी किस्मत में नहीं है। और फिर उसे वापस से पैकेट में डालते हुए कहती है
मेरा बर्गर की तभी वो ड्राइवर को बोलता है कि घर की जगह कंपनी में जाने के लिए। ये सुनकर ड्राइवर एकदम से घबरा जाता है और हारने के साथ जानवी को देखा है तो जानवी कहती है क्या हुआ, वैसे भी अभी तो वो कंपनी में ही होंगे, तो आप मुझे कंपनी में ही छोड़ दो। जैसे ड्राइवर को ना चाहते हुए भी जानवी की बात माननी पड़ती है और वह उसे कंपनी लेकर आ जाता है। जानवी कंपनी देखने के बाद कहती है मेरे पति परमेश्वर की कंपनी कितनी बड़ी है, मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा अमीर है। सच में मैं कितनी बड़ी स्टूपिड थी, अपनी पिछली जिंदगी में इतने अमीर बंदे को छोड़कर भाग रही थी। जबकि लड़कियां तरस जाती है ऐसा अमीर हैंडसम बंदा अपने के लिए, और मैं अपने ही प्लेट की रोटी किसी और को थामने में लगी हुई थी। और फिर मुस्कुराते हुए वो अंदर बढ़ जाती है और रिसेप्शन पर आने के बाद वह सीधे कंपनी के सीईओ के ऑफिस के बारे में पूछती है, जिससे वो रिसेप्शन जानवी को ऊपर से नीचे तक देखी है। वो बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चार्म ही बिल्कुल हटके था। वो नॉर्मल स्ट्रेस की तरह नॉर्मल नहीं लग रही थी, बोल गई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे एक बार कोई देखे तो मानो देखा ही रह जाए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट का तो मुंह बन गया था जानवी को देखकर, क्योंकि ऐसे ना जाने कितनी ही लड़कियां दिन में यहां पर आ जाती थी उसके कंपनी के बॉस से मिलने के लिए, और जाने का नाम ही नहीं लेती थी। इसीलिए उसे रिसेप्शनिस्ट को भी लगता है कि यह भी शायद उन्हीं लड़कियों की तरह होगी। इसीलिए वह उसे यह कहकर मना कर देती है कि सर, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, अगर आपके पास अमेंडमेंट है तो बताइए। लेकिन जानवी के पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और फिर जानवी अपने बर्गर की तरफ देखती है और उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है, क्योंकि आज वह पहली बार अविनाश के कंपनी आई थी उससे मिलने के लिए, वो भी उसे बिना बताए, और उसे यही दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। लेकिन तभी जानवी के दिमाग में कुछ आता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखती है, जिसमें सिर्फ अविनाश का ही नंबर सेव था और किसी का भी नहीं है। जानवी अविनाश को कॉल कर देती है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और उसका दिल अविनाश से मिलने का कर रहा था। इसीलिए तो वह घर पर जाने का वेट भी नहीं कर पाई और सीधे कंपनी में ही टपक पड़ी। फ़ोन की एक दो बैल जाते ही किसी ने कॉल रिसीव किया, लेकिन कॉल पर अविनाश की ठंडी और सर्द आवाज़ नहीं थी, बल्कि बहुत ही जेंटल आवाज़। तेजी से सुनकर जानवी समझ गई थी कि फ़ोन उठाने वाला अर्नव है, तो जानवी जल्दी से कहती है कहाँ पर हो तुम। तो अर्नव, जो अभी मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, वह ऐसे अचानक से अविनाश के फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा है, जिस पर वाईफी के नाम से यह नंबर सेव था। और फिर अर्नव समझ जाता है कि ये जानवी है, और फिर वो थोड़ा साइड में आते हुए कहता है तुम अभी कॉल क्यों कर रही हो, हम मीटिंग रूम में है और एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है। तो जानवी कहती है अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ पर कंपनी में आई हुई हूँ। ये सुनकर तो अर्नव के चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है और वह चोर की आवाज़ के साथ कहता है क्या, जिससे मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों का ध्यान अब उसकी तरफ आ जाता है। और वही अविनाश, जो बहुत ही सीरियस होकर मीटिंग अटेंड कर रहा था, वह गुस्से से भरकर अर्नव को खा जाने वाली नज़रों से देखता है। तो अर्नव जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है तुम वेट करो, मैं किसी को भेजता हूँ। वही जानवी अपने पैरों को हिलाते हुए खुद से ही कहती है मुझे कंपनी में आए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ना तो उसे अरब का कोई अता पता है और ना ही उसने किसी को भेजा है। कि तभी वहाँ पर एक लेडी एम्प्लॉय आती है और वो इधर उधर देखती है और खुद से ही बोलती है सर ने तो कहा था कि वह लड़की नहीं मिलेगी। कि तभी उसकी नज़र जानवी पर आ जाती है और उसके पास आकर कहती है क्या आपका नाम मिस जानवी है। तो जानवी हाँ में अपना सर हिला देती है। तो वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है और जानवी को लेकर ऊपर अविनाश के केबिन में आ जाती है और उसे सोफे पर बिठाते हुए उसके लिए स्नैक्स और जूस लाकर देते हुए कहती है कि मैडम, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वही जानवी चिप्स को खाते हुए अविनाश के ऑफिस को देखने लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। वो अपनी आंखें इधर से उधर टिमटिमाते हुए पूरे केबिन में घूम रही थी और फिर वो बड़ी सी शीशे की बोल को देखते हैं, जिससे बाहर का पूरा नज़ारा साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ से देखने में काफ़ी खूबसूरत था। कि तभी एकदम से केबिन का दरवाज़ा खोलना है, जिसे जानवी खुशी से दरवाजे की तरफ देखती है। कि तभी वहाँ पर एक खूबसूरत से लड़की खड़ी थी और वह जानवी को अजीब नज़रों से देख रही थी और फिर गुस्से से एकदम से चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। वह गुस्से से जानवी का हाथ पकड़ खींचते हुए कहती है, जिसे जानवी एकदम से लड़खड़ा जाती है, लेकिन फिर वह टेबल को पकड़ अपने आप को गिरने से बचा लेती है और गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हैं, जिसने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप लगाया था और देखने में ही काफ़ी घमंडी और गुस्से लग रही थी। आखिर कौन है ये लड़की और क्या जानवी के साथ होने वाला है कुछ गलत, और आखिर अविनाश कब तक आएगा, जानेंगे जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
CH23 अलर्जी सभी एम्प्लॉय तो खड़े होकर तमाशा बड़े ही मजे से एंजॉय कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ये तमाशा हो क्या रहा है कि तभी वहां पर किसी की बर्फ सी ठंडी जोर की आवाज गूंजती है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, जिसे सभी लोगों की नज़र आवाज की तरफ चली जाती है। रिया के चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। वही जानवी जैसे ही उस शख्स को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट नजर आने लगती है और मन ही मन कहती है, ओ नो, इसने मुझे लड़ते हुए देख लिया, आखिर यह क्या ही सोच रहा होगा मेरे बारे में। और फिर जानवी कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मुझे यहाँ से गायब ही कर दो, नहीं तो ये खड़ूस हस्बैंड कहीं मुझ पर सबके सामने गुस्सा ना करने लगे कि मैं उसके ऑफिस में पहली बार आकर ही सीधे आतंक मचा दिया। और फिर जानवी की आंखें और भी ज्यादा कस जाती है। वही अविनाश लंबे कदमों के साथ वहां पर आ जाता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी इमोशन नहीं था, उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी थी। वही अविनाश के पीछे अर्नव और कुछ लोग भी थे जो मीटिंग खत्म होने के बाद उसे डिस्कस करते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ का गर्मा गर्म माहौल देखकर सभी के चेहरे का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था, जिससे सभी लोगों की नजरें एकदम से नीचे हो जाती है और सभी लोगों को घबराहट हो रही थी कि तभी अर्नव ने वहां का ऐसा हाल देखकर एकदम से घबराहट के साथ अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसके साइको बॉस की बीवी की ऐसी हालत हो चुकी थी। उसी की कंपनी में अर्नव ने अभी तक अविनाश को नहीं बताया था कि जानवी कंपनी में आई है। उसने सोचा था कि मीटिंग खत्म होने के बाद वह बता देगा, लेकिन प्रोजेक्ट के डिस्कशन के कारण वह भूल ही गया था और अब यहाँ इतना बड़ा क्लेश खड़ा हो रखा था और यहाँ का माहौल बिल्कुल मच्छी बाजार जैसा बन गया था। लेकिन फिर अर्नव जल्दी से वहां के माहौल को ठीक करते हुए गुस्से से सभी एम्प्लॉय की तरफ देख अपनी भरी और कर्कश आवाज में कहता, यहाँ क्या मेला लगा हुआ है, सभी अपना अपना काम करो। अर्नव की तेज और कर्कश आवाज सुन सभी लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ रिया, अर्नव, अविनाश और जानवी ही थे। बाकी मैनेजर और बाकी लोग भी चले गए थे। वही अविनाश की नज़रें जानवी पर जाती है जो थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। वही रिया के चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वह अपने आप को अविनाश के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश करने लगती है, जैसे उसके साथ न जाने कितनी बड़ी नाइंसाफी की गई हो और उसे तो बस यही लग रहा था कि आज ये लड़की तो गई कम से, क्योंकि इस कंपनी से निकलने के बाद तो पूरे शहर में उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। वही अविनाश की नज़रें एक पल के लिए भी रिया की ओर नहीं जाती। वही रिया जल्दी से अपना हाथ अविनाश की ओर बढ़ती है मदद के लिए, लेकिन अविनाश उसे पूरी तरह से इग्नोर कर जानवी के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिससे रिया का चेहरा तो एक पल में ही काला पड़ जाता है और वह अपनी उम्मीद भरी नज़रों से अविनाश की तरफ देखती है, जिसकी नज़रें सिर्फ जानवी पर ही टिकी थी। ये देखकर रिया के तन बदन में जैसे आग सी लग गई थी। वही अविनाश जानवी के बाल ठीक करते हुए कहता है, क्या हो रहा था यहाँ पर और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो जानवी तो अविनाश को ही देखने लग जाती है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि अविनाश उसे पर गुस्सा करेगा और उसे डांटेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत था। तो जानवी भी अविनाश के गले लगाते हुए बिल्कुल मासूमियत के साथ कहती है, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, लेकिन ये लड़की न जाने कहाँ से आ गई और मेरे साथ बदतमीजी करने लगी और इतने तो इतना बोलते ही जान भी नहीं, एकदम से अविनाश पर अपनी पकड़ कस ली। वही अविनाश जानवी की आवाज़ सुन गुस्से से रिया की तरफ देखता है, जो पहले से ही गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। वह अब अविनाश का गुस्से से भरा चेहरा देख एकदम से डर के मारे काम जाती है, क्योंकि अविनाश के गुस्से के बारे में कौन नहीं जानता था। पूरा शहर अविनाश से गुस्से से कपता था और कंपनी में तो अविनाश का गुस्सा बिल्कुल भूकंप जैसा होता था, जो हमेशा ही सब कुछ तबाह कर देता था। और आज तो उसे जैसे मानो साक्षात अपनी मौत अविनाश की आंखों में नजर आने लगी थी। वो बुरी तरह से घबराते हुए खड़ी होती है और बस मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन, और उसका ये ड्रेविल बॉस जो लड़कियों को अपने आसपास भटकने नहीं देता था, आखिर उसने एक लड़की को अपने सीने में छुपा के रखा हुआ था। और यह नज़ारा बिल्कुल ऐसा था मानो जैसे किसी बच्चे ने अपना बहुत ही कीमती खिलौना संभाल के रखा हो, जो उसे अपनी जान से भी प्यार हो। इसीलिए रिया का चेहरा बढ़ते फलों के साथ और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, नहीं तो वह कभी भी इस लड़की को उंगली दिखाने की भी हिम्मत नहीं करती। उसे तो बस अब अपनी जान की पड़ी थी कि अब वह जिंदा रहेगी भी या नहीं। अविनाश गुस्से से रिया पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हट करने की? बस इतना ही सुना बाकी रह गया था कि रिया के अंदर बची हुई ताकत भी मानो एक पल के लिए खत्म हो गई थी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह एकदम से लड़खड़ा जाती है, लेकिन दीवार के सहारे खुद को संभाल लेती है कि तभी अविनाश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, आई होप कि तुम्हें अब पूरे शहर में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और तुम्हारी पूरी फैमिली अब इस शहर में नजर नहीं आएगी। यह बोलते हुए अविनाश अर्नब की तरफ देखकर कहता है, जल्द से जल्द इस लड़की को रफा दफा करो। रिया अविनाश के कहे सब सुनकर एकदम से मानो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। वो लड़खड़ा कर गिरते हुए जल्दी से
अविनाश के पैरों को पकड़ते हुए माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अविनाश बिल्कुल किसी बेदर्द इंसान की तरह उसे अपने पैरों से झटक देता है। लेकिन रिया फिर भी माफी मांगते जा रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल रो रो कर लाल पड़ चुकी थी, लेकिन उसके इन आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही जानवी भी रिया को रोता हुआ देख उसे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती, क्योंकि कोई देर पहले यही लड़की थी जो उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। और इतना ही नहीं, उसने न जाने उसे क्या क्या कुछ नहीं कहा था। अविनाश जानवी को अपने साथ लेकर अपने केबिन में चला जाता है और वही रिया बस रोती चिल्लाती रह जाती है। अविनाश जानवी को सोफे पर बिठाते हुए उसे पानी पिलाता है। वही जानवी भी पानी पीते हुए तिरछी नजरों से अविनाश को देख रही थी, जिसके चेहरे के भाव अभी भी बिल्कुल कठोर थे, जिसे जानवी मन ही मन खुद से ही कहती है जब देखो तब इसके चेहरे पर हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है। अगर कभी मुस्कुरा लेगा तो जैसे टैक्स ही लग जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो, ऐसे एक्डू फेस के साथ भी इसके गुड लुक्स में कोई कमी नहीं आती, उल्टा इसका ये खड़ूस सा फेस भी काफी ज्यादा दिलकश लगता है। जानवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अविनाश बिना किसी भाव के कहता है, तुम घर नहीं गई? तो जानवी अविनाश की आवाज़ सुन मानो एकदम से अपने होश में आती है और अपनी गर्दन इधर उधर करते हुए कहती है, नहीं वो मुझे मेरा मतलब मैं मिस कर रही थी। तो अविनाश जानवी की यह बात सुन उसे ही देखने लग जाता है, क्योंकि जानवी के कहे ये शब्द अविनाश के लिए किसी सुकून से कम नहीं थे। उसे अपने ठंडे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वही जानवी अविनाश की नज़रें खुद पर महसूस कर एकदम से अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब क्या मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकती? तो अविनाश बिना किसी भाव के कहता है, तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। अविनाश की यह बात सुन जानवी खुश होते हुए एकदम से अविनाश के गले लग जाती है, जिसे अविनाश की दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ जाती है। वही जानवी खुद नहीं जानती थी कि उसने अनजाने में ही अविनाश के दिल के इमोशंस के साथ छेड़खानी कर दी है। वो जल्दी से उसे अलग होते हुए अपनी नज़र इधर से उधर घूमते हुए अपने साथ लाया हुआ बर्गर ढूंढने लगते हैं जो वह अविनाश के लेकर आई थी। वह जानती थी कि अविनाश हमेशा ही हेल्दी फूड खाता है और बाहर की चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर अपना ये बर्गर बचाकर अविनाश के लेकर आई थी, जब खुद ही जानती थी कि उसने कितना बड़ा सैक्रिफिस किया है उसे न खाकर, क्योंकि जानवी का ये फेवरेट बर्गर था। जानवी जल्दी से अविनाश की तरफ बर्गर बढ़ाते हुए कहती है, यह मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अविनाश जानवी के हाथ में पैकेट को देखता है और फिर उसके हाथ से लेकर खोलने लगता है और फिर उसमें वह बर्गर देखा है जो अब तक पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। जानवी अपनी चमकती हुई आंखों से अविनाश की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा टेस्टी था, यह मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए जानवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही अविनाश एक नज़र जानवी की मुस्कुराहट देखता है और फिर बर्गर को, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अविनाश को बर्गर खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कि तभी उसकी नज़र बर्गर में पड़े प्याज पर जाती है और वह जानवी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे खाऊं? तो जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हूँ, खाकर बताओ ना कैसा है। वही अविनाश प्याज की तरफ देखता है जिससे उसे एलर्जी थी, लेकिन शायद जानवी को ये बात नहीं पता थी। वही अविनाश जानवी के चेहरे की मुस्कुराहट देख खुद भी मुस्कुराता है, क्योंकि बर्गर जानवी उसके लिए लेकर आई थी, वह भी स्पेशली, तो भला वह कैसे खाने से मन करता। ऊपर से जानवी इतनी प्यारी स्माइल जिसके लिए तो अविनाश जहर खाने को भी तैयार हो जाता। फिर भी यह तो बस एक बर्गर था जिसमें प्याज थी, लेकिन उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। अविनाश बर्गर का एक बाइट लेता है तो जानवी एकदम से कहती है, टेस्टी है ना? मुझे भी यह बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, सच में इसका टेस्ट लाजवाब है। वही अविनाश जैसे ही बर्गर की दूसरी बाइट लेता है तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अविनाश पूरे बर्गर को खा लेता है, क्योंकि जानवी पहली बार उसके लिए कुछ लेकर आई थी। वही अविनाश को अब अजीब सा महसूस होने लगता है, उसके हाथ पैर बुरी तरह से ठंडा पड़ते जा रहे थे। वही जानवी तो अपने ही बातों में मस्त थी कि तभी अविनाश की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देख जानवी एकदम से घबरा जाती है। वही अविनाश के चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के काले धब्बे पड़ते जा रहे थे, जिसे देखकर तो जानवी की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन अविनाश के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी तबीयत बढ़ते फलों के साथ और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। आखिर अब क्या होगा आगे? क्या अविनाश को इसकी एलर्जी से होगा बहुत बड़ा नुकसान या फिर पड़ जाएगी उसकी जान खतरे में? जानेंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग CH24 कबाब में हड्डी। अविनाश के चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के काले धब्बे पड़ते जा रहे थे, जिसे देखकर तो जानवी की घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन अविनाश के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उसकी तबीयत बढ़ते पलों के साथ और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी कि तभी एकदम से उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिसे देखकर तो जानवी एकदम से पैनिक कर जाती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि अविनाश एकदम से खींचकर जानवी के चेहरे को अपने सामने करते गुस्से के साथ अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम यही चाहती थी ना? तो मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं बच गया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा होना पड़ेगा। ये बोलते अविनाश एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं जानवी जोर से चिल्लाती है, अविनाश
सिटी हॉस्पिटल अविनाश का ट्रीटमेंट चल रहा था। वही कमरा के बाहर जानवी कॉरिडोर में इधर से उधर चल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वही साइड में अर्नब भी खड़ा था जिसके चेहरे पर टेंशन थी क्योंकि अविनाश की हालत सच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अगर उन्हें हॉस्पिटल लाने में और जरा सा वक्त लगता तो शायद एलर्जी के कारण अविनाश की जान भी जा सकती थी। 15 मिनट बाद वार्ड रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता था। वही जानवी जैसे ही डॉक्टर को बाहर आता देखती है तो जल्दी से डॉक्टर के पास आकर अविनाश की कंडीशन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर जानवी की तरफ देख अपना सर झुकाते हुए पोलिटली कहते हैं मिस्टर ठाकुर अब खतरे से बाहर है लेकिन उन्हें अभी होश नहीं आया है। जानवी डॉक्टर की आवाज सुन मानो जैसे राहत की सांस लेती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। वही बेड पर अविनाश लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें उसकी बंद थी और चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। जानवी का दिल मानो जैसे धड़कन ही भूल गया था। उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी अविनाश की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि अविनाश की हालत की वजह वह खुद थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अविनाश को प्याज से इतनी ज्यादा एलर्जी है, नहीं तो वह सपने में भी उसे कभी भी बर्गर खाने को नहीं देती। जानवी की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगते हैं जो बहते हुए अविनाश के चेहरे पर आ गिरते हैं। वह रोते हुए अविनाश के हाथों को अपने हाथों में थामे रो रही थी। वही अर्नब भी जब अंदर आता है तो जानवी को रोता हुआ देख कहता है कि मैडम आपके घर चले जाना चाहिए, आप जाकर घर पर आराम करिए, रात काफी हो गई है, मैं बॉस के पास रुक जाता हूं। लेकिन जानवी उसकी एक नहीं सुनती तो अर्नब भी हार मानते हुए कहता है तो ठीक है, मैं बाहर ही हूं, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगा देना। ये बोलकर अर्नब बाहर चला जाता है क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर बाई चांस अविनाश को होश आ गया और वह जानवी के साथ उसे यहाँ देखता तो उसे तो जरूर गुस्से से खा ही जाएगा, इसलिए अर्नब बाहर रुकना ही बिल्कुल सेफ समझता है। वही जानवी अविनाश के हाथों को अपने हाथों में थामे हुए वहीं चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। रात के 2 बजे अविनाश की जब नींद खुलती है तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी सा महसूस होता है जिससे उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। वही अविनाश के हिलने की वजह से जानवी की भी नींद एकदम से खुल जाती है और वह एकदम से अविनाश को होश में आया देख खुश हो जाती है। वही अविनाश की नजर जैसे ही जानवी के प्यारे से चेहरे पर पड़ती है तो उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जानवी के चेहरे पर आंसू की लकीरें बनी हुई थी और आंखें हल्की हल्की अभी भी लाल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह काफी ज्यादा रोई है। और यह सब देख ना जाने क्यों अविनाश के दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है और वह एकदम से जानवी को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसके सर को पकड़ अपने सीने से लगाते हुए अपनी ठंडी और कर्कश आवाज में कहता है मरा नहीं, अभी जिंदा हूं। वही जानवी तो अविनाश के इस अचानक से रिएक्शन से एकदम से शॉक ही रह गई थी, लेकिन अविनाश के कहे एक बदों को सुन जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह एकदम से अविनाश से दूर होते हुए अपने सर को उसके सीने से अलग कर थोड़ा गुस्से के साथ अविनाश को देखते हुए कहती है इस बार कह दिया है, अगली बार कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविनाश जानवी की यह बात सुन मानो जैसे रेगिस्तान में उसे पानी मिल गया हो, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए जानवी के चेहरे को देखने लगता है जिसके चेहरे पर उसके लिए फिक्र साफ थी, जो अविनाश के लिए किसी सुकून से कम नहीं था। वह एकदम से जानवी को सीने से लगाते हुए कहता है चिंता मत करो, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा मुझसे नहीं छूटने वाला है। वही जानवी भी अविनाश को टाइटली हक कर लेती है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट टेडी बेयर को पकड़ लेता है और ऐसे ही बहुत देर तक जानवी अविनाश को टाइटली हक करके बैठी हुई थी उसकी गोद में और उसका सर अविनाश के सीने पर था, जिसकी वजह से वह अविनाश की दिल की धड़कनें साफ सुन पा रही थी, जो कभी धीरे थी तो कभी तेज। वही अविनाश के इमोशन भी अब उस पर भारी पड़ते जा रहे थे। जानवी की नज़दीकी उसके दिल में सुकून के साथ एक बवंडर को भी लेकर आ चुकी थी, जिसके बारे में जानवी को दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। अविनाश जानवी के बलों में अपनी उंगलियां उलझाते एकदम से उसे अपने ऊपर ही खींच लेता है और एकदम से रोल होते जानवी को अपने नीचे कर दबाते उसके ऊपर आ जाता है। और वहीं जानवी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अविनाश अपने सख्त होठों से जानवी के कोमल और मुलायम होठों को ब्लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है, जिससे जानवी भी उसकी किस में खोती चली और उसके हाथ अविनाश के बलों में मूव करने लगते हैं। और ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अविनाश प्यार से जानवी के फोरहेड पर किस करते उसे अपनी बाहों में जकड़ कर कहता है रात काफी हो गई है, सो जाओ, और फिर वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। वही जानवी की आंखें भी भारी होती जा रही थी, इसीलिए उसे भी नींद आ गई थी। अगली सुबह अविनाश और जानवी दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपाटे पड़े थे। जानवी की आंखें खुलाती है तो वह कसमसाते हुए उठती है और उसकी नज़र अविनाश के चेहरे पर पड़ती है, जो सोते समय बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिससे जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसका तो दिल कर रहा था कि वो अविनाश के चेहरे को चूम ले कि तभी उसे कल रात की बातें याद आती है, जिससे उसके दोनों गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं और वो ब्लश करते अविनाश के होठों को देखती है, जिससे उसकी मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी। और वो अपने अंगूठे से अविनाश के होठों को टच करते हैं, धीमी आवाज में कहती है दिन भर तो खाडूसों की तरह बिना किसी इमोशन के रहते
हो बिल्कुल खाडूस और सोते समय इतने ज्यादा मासूम लग रहे हो कि दिल तो कर रहा है अभी के अभी तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, वेजिटेरियन हूं ना, नो वेजिटेरियन नहीं। और वैसे भी किसी का नींद में फ़ायदा नहीं उठना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन फिर भी जानवी की नज़रें बार बार अविनाश के होठों पर ही जा रही थी जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे, जिससे ना चाहते भी जानवी अपने दिल की बगावत के हाथों मजबूर होते। अविनाश के होठों पर हल्की सी किस करती है और एकदम से दूर होने लगती है कि कहीं अविनाश उठ ना जाए। लेकिन जैसे ही जानवी अविनाश से दूर होने की कोशिश करती है कि तभी अविनाश के हाथ जानवी के कमर पर कस जाते हैं और वही जानवी तो एकदम से हैरान ही हो जाती है, क्योंकि कहाँ उसने सोचा था कि अविनाश सो रहा है, लेकिन वो तो ना जाने कब से जाग रहा था, जिससे जानवी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। वही अविनाश अपनी आंखें खोलता है और जानवी को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगता है, जो कन्फ्यूजन से उसे अभी भी देख रही थी। वही अविनाश भी बेफिक्री से अब जानवी को किस करने लगता है, जिससे जानवी अपने शॉकिंग जोन से बाहर निकलती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अविनाश अपना दाव खेल चुका था और वही बेवकूफ़ जो अविनाश को नींद में समझकर उसका फ़ायदा उठाने की सोच रही थी और उसी का फ़ायदा उठा लिया गया था। वही अविनाश जानवी के होठों को बहुत ही पर्सनैलिटी होकर किस कर रहा था कि तभी उन दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनने कोई कमरे में बिना नोक करे ही आ जाता है और उसके साथ एक लड़की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वह उस शख्स को सहारा देते अंदर आती है। लेकिन जैसे ही उस शख्स की नज़र सामने के नज़रे पर पड़ती है तो उसके चेहरे के भाव एकदम से गंभीर और कठोर हो जाते हैं और उसकी गुस्से से भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। वही जानवी एकदम से घबराकर अविनाश से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश को जैसे उस शख्स के होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी जानवी को किस कर रहा था। आखिर कौन है जो बिना नोक किए ही अंदर आ पहुंचे थे और क्या होगा अब आगे? क्या अविनाश और जानवी के बीच कोई लकीर खिंच जाएगी या फिर अविनाश का प्यार जानवी के लिए एक और हद पार कर जाएगा? जानेंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।